तो यार मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी पे क्या चला गया, वन पीस में तो कांड ही हो गया। I mean 1100 चैप्टर से जिस विलन के बारे में हमें ये नहीं पता था कि वो लड़का है कि लड़की, उसकी मुंह दिखाई हो गई। और ईमू के ऐसा करने के पीछे सिर्फ नी का रीजन नहीं है, और भी कई सारे रीजंस हैं जिनको आज मैं इस वीडियो में रिवील तो करूंगा ही साथ डिटेल में ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ईमू आज तक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। आखिर क्या खतरा है उसे अपनी ओरिजिनल फॉर्म से। तो शॉर्टकट में अगर मैं तुम्हें पूरा फॉलो अप दूं तो एल्बाफ में बेसिकली अभी तक स्ट्रॉ हैट्स की एंट्री हुई थी, लोकी का इंट्रोडक्शन हुआ था, रॉक्स की स्टोरी शो करी गई थी, उसका और ईमू की फाइट शो करी गई थी, उसकी डिफीट शो करी गई थी, गॉड वैली आर्क शो करा गया था। और इस सब के बाद जब ईमू के चमचे एल्बाफ पे अटैक कर देते और वहां के बच्चों को किडनैप करके पूरे के पूरे जायंट्स को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज लोकी ने मना कर दिया उन्हें ज्वाइन करने से, तो उनके रास्ते में हर्डल बनते हैं स्ट्रॉ हैट्स और बाकी के सारे जायंट्स। लेकिन इन सब को भी ये होली नाइट्स आसानी से संभाल लेते। दिक्कत तब बन जाती है जब इन्हीं होली नाइट्स में से एक अपने स्ट्रॉ हैट्स की तरफ झुकने लगता है बिकॉज ऑफ दिस कंकाल, जिसके बाद सब कुछ बिखरता हुआ देख के ईमू को खुद आना पड़ता है। I mean, वो खुद तो नहीं आता है लेकिन उन्हीं सेलेस्टियल ड्रैगन्स यानी होली नाइट्स में से एक को कंट्रोल कर लेता है और सब कुछ फिर से ईमू के प्लान के अकॉर्डिंग चलने लगता है, यानी उन बच्चों की किडनैपिंग। बट ईमू का प्लान फिर से तहस नहस हो जाता है जब लोकी और लूफी दोनों ही अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स में एंट्री लेते हैं एंड दैट्स हाउ इस पूरी फाइट की एंडिंग होती है। लेकिन रिसेंट चैप्टर में जो हुआ है इसके बाद वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यानी ईमू का फेस रिवील। क्योंकि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सिंपली ईमू दिखाया जाता है जैसे कि नॉर्मली हमेशा शो करा जाता है हमें, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक परिस्थिति को देखते हुए ईमू डिसाइड कर चुका था कि वो खुद फिजिकली एल्बाफ पे जाएगा वहां पे सब कुछ कंट्रोल में लेने के लिए। और यही चीज वो एल्डर्स को बताता है, जिस पे एल्डर्स काफी सरप्राइज होते हैं क्योंकि यार काफी हद तक चांसेस है कि उन्होंने 400 या फिर 500 सालों से ईमू को ऐसा करते हुए देखा ही नहीं होगा, जिस वजह से वो इसी सोच में थे कि अब कौन सी ऐसी परिस्थिति आन पड़ी कि ईमू सामा ऐसा करना चाह रहे हैं। और मेनली पता सबसे ज्यादा चौंकने वाली चीज क्या थी, ऐसा नहीं है कि ईमू से ये एल्डर्स बोल रहे हैं कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो ईमू से ये बोल रहे हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, यानी मैरीजुआ से लोअर वर्ल्ड में कहीं पर भी ईमू को नहीं जाना चाहिए, ऐसा ये एल्डर्स मानते हैं। और सोचने वाली भी बात है यार, वो बंदा जिसने की ईमू को लिटरली धमकी दी थी कि उसे नहीं छोड़ेगा, उसको भी मारने ईमू खुद नहीं गया था, सैटर्न को कंट्रोल में लिया था। उसके थ्रू ईमू ने वन ऑफ द डेंजरस पायरेट को मारा था, यानी रॉक्स को। इतने में गार्डलिंग की एंट्री होती है जो कि अब नया एल्डर बन चुका है सैटर्न के जाने के बाद, और वो ईमू को सपोर्ट करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ईमू सामा ने ये सब नहीं सोचा होगा कि उन्हें जाना चाहिए कि नहीं। डू यू अंडरस्टैंड कि आखिर यहाँ पे मैरीजुआ में चल क्या रहा है? तुम्हें क्या लगता है ये मैरीजुआ हमेशा सेफ रहेगा ऐसे ही चलता रहा तो? क्योंकि कुछ हो या ना हो, लोअर वर्ल्ड के लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं हम सभी लोगों को भूख से तड़पाने में, इसलिए हमें जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मिलिट्री माइट की जरूरत है, और उस चीज में ईमू सामा का कोई भी तोड़ नहीं। और इसके बाद जैसे ही गार्लिंग किसी मिलिट्री हेडक्वार्टर की बात करने वाला होता है तो तभी उस पर एक कॉल आती है, और ये कॉल थी वेगा पंक की। वही वेगा पंक जिसने की धोखा दिया था सारे वेगा पंक्स को। वो भूख के मारे मरी जा रही थी, और क्योंकि वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन बन चुकी है तो उसने सोचा था कि उसे पेट भर के खाना मिलेगा लजीज, लेकिन यहाँ पे उसे नॉर्मल खाना भी नसीब नहीं हो रहा। जिस पे गार्डलिंग सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। वो ये बोलता है कि तुम्हारे वेगा पंक ने हमें धोखा दिया था, तुम भले ही उनके साइड नहीं थी लेकिन तुम भी एक वेगा पंक हो, तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उसी की सजा समझ लो इस चीज को। लेकिन लेलित कुछ भी नहीं समझती, भले ही वेगा पंक थी लेकिन बच्चों की तरह रोने लगती है और ये सारी चीजें चलती है। जिसके बाद फोन कटता है और इन सारे एल्डर्स के बीच डिस्कशन शुरू होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक कांड के बाद दूसरा कांड होते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है ये सीरीज। और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है नीका की अराइवल से। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर फेट है? खैर जो भी हो, अभी भी ये एल्डर्स मानते थे कि ईमू को नीचे नहीं जाना चाहिए अपना कैसल छोड़कर। हम एडमिरल्स को भेज सकते हैं, पूरे के पूरे हेडक्वार्टर्स को पीछे लगा सकते हैं एल्बाफ के, ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। नेवी के पास काफी तगड़े तगड़े हथियार भी हैं, उनका भी यूज करा जा सकता है। लेकिन इस पर अपना महात्मा गांधी बोलता है, सोच लो इस वक्त जितनी सिचुएशंस से हम डील कर रहे हैं ना, उसके ऊपर से इस सिचुएशन को भी संभालना शायद पॉसिबल नहीं होगा। जिस पर मच्छर काका बोलता है, फिर तो हमें फिर से फील्ड पर उतरना होगा और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों के जवाब में ईमू बोलता है, दिस इज नो लॉन्गर अ कोइंसिडेंस वर्करी, एरोगेंस, स्लॉथ, डिटैचमेंट, प्राइड, हमें इन सारी चीजों को एक साइड रखना होगा और जो रास्ता सही में हमारे फेवर में काम करता है उसे चुनना होगा।
और ये चीज बोलते हुए ईमू के माइंड में पूरा का पूरा पास्ट झलकने लगता है। उसे याद आने लगती है कि आखिर ये सारी चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई थी। और उसके माइंड में सबसे पहला पर्सन पता कौन आता है? रॉक्स। उसके बाद किंग ऑफ पायरेट्स, उसके बाद नेपच्यून की बेटी, उसके बाद शैंक्स, उसके बाद एल्बाफ किंग, लोकी, व्हाइट बियर्ड, लूफी, ब्लैक बियर्ड, एल्बास्ता का राजा, उसकी राजकुमारी। ये सारी चीजें फ्लैशबैक की तरह निकलने लगती है उसकी आंखों के सामने से। और इसलिए वो एल्डर से बोलता है कि ये चीजें अभी शुरू नहीं हुई है, इसकी स्टार्टिंग बहुत पहले से हो चुकी थी। इसलिए फिलहाल के लिए होली लैंड तुम सबके हवाले है। जिस पर गार्लिंग तो सपोर्ट करता है, लेकिन बाकी सारे एल्डर्स अभी भी काफी चिंता में थे। पता नहीं क्यों ये लोग ईमू की चिंता कर रहे हैं कि अगर वो अपने कैसल को छोड़ के जाता है तो उसी के संग कुछ बुरा होगा। अब वो क्या है ये चीज तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मुझे लगता है कि ईमू अगर अपनी ट्रू फॉर्म में जाता है तो शायद कुछ ना कुछ टोल उसकी बॉडी पे आता है, और इसका प्रूफ तो मैं आगे वीडियो में दिखेगा। खैर ईमू वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें एल्बाफ की तरफ शिफ्ट करा जाता है, जहां पर कि तीनों के तीनों होली नाइट्स को कैप्चर कर रखा था जायंट्स ने। और वो लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये लोग इमोर्टल है कैसे, ये दो हिस्सों में बंटने के बावजूद जिंदा कैसे रह सकते हैं। और इसी इन्वेस्टिगेशन में इन्हें मिलता है एक आयरन हार्ट, जो कि शायद इन लोगों की कमजोरी भी है क्योंकि जब इस चीज की बात होती है ना, इस बंदे की फटके चार हो जाती है। खैर लोकी और लूफी एक दूसरे की एनर्जी को रिप्लेनिश कर रहे थे खाना पीना खा के, नाम ही आग बुझाने में लगी हुई थी। और जब वो ऐसा कर रही थी तो उसी दौरान ब्लैक थंडर स्ट्राइक होती है और अचानक से आसमान में पूरा का पूरा एक सर्कल बनने लगता है, जो कि ऑब्वियसली सभी लोगों को देखने में एक मैजिक सर्कल की तरह लग रहा था। और इस सर्कल का मीनिंग भले ही जायंट्स नहीं जानते हो, लेकिन स्ट्रॉ हेड्स जरूर जानते थे। और इसलिए शायद नामी बाकी सारे स्ट्रॉ हेड्स को बुला के उनको दिखाती हुई कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। बट ये कोई आम सर्कल नहीं था, एगहेड वाले सर्कल्स की तरह, जहाँ पर की एल्डर्स टेलीपोर्ट हुए थे। यहाँ पे खुद एक डेविल टेलीपोर्ट होने वाला है और उसके इंडिकेशन दिखने लग जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे घर्स, प्लांट्स और बहुत सारी चीजें अचानक से लिविंग थिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है, डेविलिश फॉर्म ले लेती हैं। और उसी मैजिक सर्कल के बीच से एक बहुत बड़ी थंडर स्ट्राइक होती है उसी महल में जहाँ पर की किंग ऑफ एल्बाफ मारा गया था। और ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक थी सब लोग रियलाइज करने लग जाते हैं, क्योंकि आसपास प्रेजेंट बच्चे जो थे, जायंट्स के बच्चे, वो बेहोश होने लगते हैं। क्योंकि इस एंट्री के साथ ही किंग ऑफ सुप्रीम हाकी रिलीज होने लगती है बहुत ज्यादा मात्रा में। लेकिन ईमू वो भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है इस टेलीपोर्टेशन के साथ। तुम खुद देख सकते हो उसके मुंह से खून निकल रहा है। अब सराउंडिंग में ये सारा बिहेवियर देख के ये होली नाइट्स तो समझ जाते हैं कि किसने एंट्री ली है, लेकिन बाकी सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। बस उन्हें एक बहुत छोटी सी चीज दिख रही थी उस कासल के टॉप पर, एंड वहां पर और कोई नहीं, खुद ईमू अपनी ट्रू फॉर्म के साथ बैठा था। और तुम उसके मुंह पर खून भी लगा हुआ देख सकते हो। यानी दो चीजों में से एक चीज हो सकती है, या तो ईमू ज्यादा टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, या फिर वो इस फॉर्म में ज्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। यही इसकी कमजोरी है और इसी वजह से शायद एल्डर्स मना कर रहे थे ईमू को एल्बाफ पे जाने के लिए। और इसी वजह से शायद अलग अलग जगहों पे अगर अलग अलग प्रॉब्लम हुई, लाइक मेरी जगह पे अटैक हो गया और यहाँ पर फाइट चलने लग गई, तो ईमू कहाँ संभालेगा, ज्यादा टेलीपोर्टेशन तो कर नहीं सकता। और शायद इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू ईमू हारेगा भी। लेकिन अगर एक ही जगह पे सारे दुश्मन आ गए ईमू के, तो हो सकता अकेला ही ईमू भारी पड़ जाए उन सब पर। और यही चीज तो हमने म्यूरल में देखी थी, एल्बाफ में जो पुरानी पेंटिंग दिखाई गई है उसमें, क्योंकि ईमू के अगेंस्ट में एक ही जगह पे सारे लोग हैं, लेकिन शायद फिर भी ईमू जीता है। और क्योंकि ईमू ने आज तक अपनी ये ट्रांसफॉर्मेशन ली ही नहीं है, तो हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा टाइम तक वो बेयर न कर पाए, जस्ट लाइक लूफी, क्योंकि वो भी ज्यादा टाइम तक गियर 5 में नहीं रह सकता। और इसी के साथ एक और जो शॉकिंग चीज हमें दिखाई जाती है इस चैप्टर में, वो है ईमू की पावर। और पता है ईमू की पावर्स क्या है? डेविल फ्रूट। यानी शायद से ईमू ही है जिसने की डेविल फ्रूट्स क्रिएट किए हैं। और अगर ऐसा है तो नीका का डेविल फ्रूट कैसे क्रिएट हुआ? क्या वो भी ईमू ने करा? काफी सारे क्वेश्चंस है जो कि हमें आगे पता चलेंगे, लेकिन स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग बनती आ रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाकी तुम्हें एक चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट से जरूर बताना। मुझे तो भाई 10 आउट ऑफ 10 लगा। आई डोंट नो इतनी ज्यादा हाइप क्यों नहीं बन रही है इसकी, इतना ज्यादा वायरल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि गोजो वर्सेस सुकुना टाइम पे तो बहुत ज्यादा हाइप थी उसकी। आई थिंक इतने साल एनीमे और मांगास पढ़ने के टाइम में उतनी ज्यादा हाइप सिर्फ मैंने एक ही चीज की देखी थी, सैटामा वर्सेस गारो। सिर्फ इन दोनों फाइट्स में ही मैंने सबसे ज्यादा हाइप देखी है आज तक। इससे ज्यादा तो मैंने वन पीस में भी कभी हाइप नहीं देखी। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और